भैया का फ़ोन आया था आज। अनुराग ने निभा से कहा तो वो चौंक गई। क्यों? अभी पिछले हफ्ते ही तो अम्मा को लेकर गए हैं। अब क्या आफत आ गई? कह रहे थे कि होली पर इस बार माँ को हमारे पास भेज देंगे। उन्हें अपनी ससुराल जाना है 1 हफ्ते के लिए। अनुराग बोला तो निभा फट पड़ी। कह देती हूँ अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। मुझसे नहीं होती लगातार तुम्हारी माँ की सेवा सत्कार। अभी तो गई है। अरे सुनो निभा, अनुराग ने चिरौरी करते हुए कहा, तुम बात बात में रूठा न करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे बार बार मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? और क्या करूं? तुम्हारी भाभी बहुत होशियार समझती है खुद को। जब हमारा टर्न था हमने रखा तुम्हारी माँ को, अब उनकी बारी आई तो लगी बहाना बनाने। अपने मायके जाना है तो माँ को भी साथ ले जाओ। करता हूँ कुछ बाबा, लेकिन देखो तुम मायके जाने की बात दोबारा न करना। उसके करीब आते अनुराग बोला तो निभा मुस्कुरा दी। तुम भी किसी को अपने प्यार में कबाब की हड्डी नहीं बनने दोगे, वादा करो। कहते हुए निभा ने अपना गोरा मुलायम सा हाथ अनुराग की तरफ बढ़ाया तो अनुराग ने उसका हाथ जल्दी से अपने होठों से लगाकर चूम लिया और वो इठलाती हुई काम का बहाना कर उससे हाथ छुड़ा के किचन की तरफ भागी। अनुराग परेशान था। कहने को तो उसने कह दिया था निभा से, लेकिन बड़े भाई सुधीर से क्या कहे। उनकी पत्नी यानी उसकी भाभी साधना जॉब करती थी। उन्हें अम्मा को रखने में ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि अम्मा वहाँ खाने में हमेशा नुक्स निकालती थी। दरअसल खाना बनाने वाली के हाथ का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इधर निभा तो सारा दिन घर में ही रहती थी, पर जब तक अम्मा यहाँ उनके पास रहती, वो किसी न किसी बहाने अम्मा के खिलाफ अनुराग के कान भरती थी और वो परेशान हो उठता था और बेचैनी से इंतज़ार करता उस दिन का जब वो बड़े भाई सुधीर के यहाँ रहने जाए। बड़ा अजीब लगता था अनुराग को कि जिस अम्मा ने उन दोनों भाई और 2 बहनों को बड़े आराम से पाल लिया था, जबकि उस वक़्त न इतनी सुविधाएँ हुआ करती थी और न ही इतनी पैसों की इफ़रायत। अब तो दोनों भाई को बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, अकेली अम्मा को नहीं रख पा रहे थे। जब तक बाबूजी थे, उन्हें पता ही नहीं चला माँ-बाप की ज़िम्मेदारी क्या होती है। माँ-पिता में अच्छी बॉन्डिंग थी, सारे बच्चे त्योहारों पर इकट्ठे होते। दोनों बहन भी अपने पतियों और बच्चों संग आ जाती, खूब रौनक लगाते सब मिलकर और जाते हुए उनके माँ-बाप उन्हें अक्सर कुछ दे ही देते। पिताजी ने बहुत कुछ छोड़ा था जाते हुए, ऐसा नहीं था कि उनकी माँ उन बच्चों पर आर्थिक रूप से आश्रित थी, बस इस उम्र में अकेले रहने के नाम से डर जाती थी। भगवान न करे कभी कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। उन्हें लगता था कि दोनों बेटे कहीं आपस में भिड़ न जाए कि माँ उनके पास ही रहेगी, पर सच्चाई इससे कोसों दूर निकली। वो दोनों तो इस बात से लड़ रहे थे कि माँ को तू रख ले, मैं नहीं रख पाऊँगा। उनकी माँ आभा की आँखें भर आई जब उसने अपने बच्चों का इतना स्वार्थी रूप देखा। ये वही बच्चे हैं जो अपने बाबूजी के आगे मिन्नतें करते नहीं थकते थे कि आप दोनों हमारे साथ चलो। क्या वो एक दिखावा था? क्या इन्हें ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी हमारी और ना हमसे प्यार ही था? हे भगवान! इनकी परवरिश में कहाँ गलती हो गई? वो सोचती आभा ने बहुत मना किया उनके साथ जाने के लिए, लेकिन फिर उनकी बेटियाँ अड़ गई कि माँ को हम साथ ले जाएँगे। कितनी भी आधुनिक हो आभा, पर बेटियों दामाद के घर रहने के संस्कार नहीं थे उसमें। आखिर मन मारकर ये तय हुआ कि 6-6 महीने एक-एक लड़के के पास रहेंगी वो। शुरू-शुरू में कुछ समय कट गया था चैन से, फिर विवाद होने लगे। लड़कों को शिकायत थी माँ से कि पिताजी की संपत्ति का बँटवारा क्यों नहीं करती? उस घर को बंद करके क्यों डाला है? आभा डरती थी कि अभी मेरे हाथ में कुछ है तो शायद लालच में ही ये मेरा ख़्याल रखेंगे। एक बार मुझसे सारे अधिकार छीन लिए तो कहीं मुझे दर-दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ ना दे। जब उठते-बैठते दोनों बेटों-बहुओं ने आभा को तंग कर दिया तो फिर एक दिन आया जब उसने वो पुश्तैनी मकान बेचना तय किया। मकान बिका तो उसका सामान भी बेचना पड़ा। आभा उस सामान से इमोशनली जुड़ी हुई थी। मिट्टी के भाव बिकते उस सामान की कीमत आभा के लिए करोड़ों से ज़्यादा की थी। उफ़! ये लकड़ी की मेज़, उस पर अनुराग और सुधीर के पिता बैठकर कितना लिखा-पढ़ी का काम निपटाते थे। वो रसोई में रखा ऊँचा गद्देदार स्टूल जो उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए बनवाया था कि तू खड़े-खड़े काम करके थक जाती होगी, इस पर बैठकर बनाया कर खाना। आभा उस पर प्यार से हाथ फेरती रह गई और बच्चों ने निर्दयता से उसे कबाड़ी को बेच दिया। कुछ महँगे सामानों के लिए वो आपस में कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। भैया, ये एसी मैं ले जाऊँगी, उसकी छोटी लड़की सीमा बोली तो उसके दामाद ने भी कोई विरोध नहीं किया और आभा आश्चर्य सी देखती रही। ये डबल डोर फ्रिज तो पापा ने मुझे देने को कहा था, बड़ी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अनुराग और सुधीर बड़बड़ा रहे थे कि पैसा, जायदाद, सामान सब में हिस्सा लेने को तैयार बैठी है ये दोनों, और माँ को रखने की बात आएगी तो माँ उन्हें फ्री कर देगी ये कहकर कि ये लड़कियाँ हैं। आभा फटी आँखों से
ये सब तमाशा देखती रही। इन्हें मुझसे ज़रा प्यार नहीं, इन्हें रुचि है तो इस बात में कि किसके हिस्से क्या सामान आ रहा है। कोई एक स्वार्थी हो तो आदमी संतोष कर भी ले, पर यहाँ तो बड़े से छोटे तक, लड़की हो या लड़का, बहू हो या दामाद, सभी एक समान मतलबी निकले। आभा सोच में पड़ गई। इस निर्जीव सामान को बांटने में इन्हें इतना अच्छा लग रहा है और जीती जागती माँ सामने खड़ी है, उसकी भावनाओं की तनिक भी कदर नहीं। सामानों की तरह आभा का भी बंटवारा हो गया था। साल के पहले 6 महीने अनुराग के पास। अब जनवरी में अनुराग आभा को सुधीर भैया के पास छोड़ के आ गया था और अचानक से सुधीर भैया का फ़ोन आ गया कि वो माँ को आके ले जाए, क्योंकि उन्हें और साधना भाभी को उसके साले की शादी में जाना है। फिर वो होली करके ही लौटेंगे। अब अनुराग चल तो दिया था माँ को लाने फिर से, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। निभा रूठ के चली ही गई तो क्या करूँगा? मुझे तो उसके बिना रात को नींद भी नहीं आती। भैया से ही कोई तरीका पूछूंगा कि इस बीच माँ को कहाँ रखा जाए। वहाँ पहुँचकर वो दोनों भाई इसी बात पर आपस में गर्मा-गर्म बहस में उलझे थे कि ऐसी स्थिति में माँ का बँटवारा कैसे हो? आभा ने ये सुना तो वो अवाक रह गई। कुछ देर तो वो सुन पड़ गई, लेकिन फिर हिम्मत बटोर के बोली, बेटा तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। चौंक के उन्होंने माँ को देखा। आखिर क्या कहना चाहती है ये? देखो, मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ, तुम में से कोई भी मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसका बँटवारा करोगे तुम। आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूँ। बूढ़ा आदमी एक जगह रहने का अभ्यस्त हो जाता है तो कहीं दूसरा जगह उसे पसंद नहीं आती आसानी से, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर ही रही थी, पर तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ के मान सम्मान की तो छोड़ो, उसकी किसी भी भावना की कोई कद्र नहीं। ऐसे में मेरा निर्णय है कि मैं अलग ही रहूंगी। मैंने एक ओल्ड एज होम में बात कर ली है, वो मुझे रख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब बूढ़े होकर रहने के लिए मकान बनाओगे अपना, उसमें एक आउट हाउस ज़रूर बनाना। क्यों? दोनों एक साथ बोले। क्योंकि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वहीं रखेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। ये सुनते ही अनुराग और सुधीर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो आभा के कदमों पर गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आपने हमारी आंखें खोल दी। आप जब तक जहाँ रहना चाहे रह सकती है। अपनी पत्नियों से तो पूछ लो पहले, माँ ने याद दिलाया। उसकी क्या औकात माँ, वो कुछ बोल सके, वो हमारी सह पर ही इतराती है। उन्होंने कहा तो आभा मंद मंद मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब